Welcome everyone. Today we will read lesson number 2 of class 11 and the name of the lesson is the address. Now what is address? Address is a place where one lives. Address किसको बोलते हैं? पता जो होता है किसी व्यक्ति का, where about of a person, that is called address. So its author is मार्गामिनको. मार्गामिनको इसके ऑथर है. यहाँ पर मैंने एड्रेस की एग्जांपल भी यहाँ पर दे रखी है, जैसे मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 जो इस लेसन में मेंशन भी होगा. So here is an introduction of characters. There are mainly 3 characters in the story and they are Mrs. S daughter and Mrs. Darling. तो 3 कैरेक्टर है इसमें. एक मिसिस एस हो गई और दूसरा मार्गामिनको जो कि नरेटर भी है स्टोरी की. ये मिसिस एस की डॉटर है और मिसिस डॉर्लिंग जो है इसको नरेटर की मदर जो है वो जानती है. उसके जानने वाली एक औरत है. Now what happens in the story? During the World War II, the German invaded Holland. जर्मन ने हॉलैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया और उस वक्त होता है क्या है कि वहां पर 2 कम्युनिटी थी उस टाइम. तो एक कम्युनिटी जिसको बिलोंग करती है मिसिस एस और दूसरी कम्युनिटी थी मिसिस डॉर्लिंग की. तो मिसिस एस वाली जो कम्युनिटी थी वो माइनॉरिटी में थी. तो इनको वहां पर युद्ध की वजह से खतरा हो गया. सो दैट्स व्हाई ड्यू टू फियर दे लेफ्ट देयर कंट्री. तो डर की वजह से उन्होंने हॉलैंड को छोड़ दिया कंट्री को. तो मार्गामिनको बताती है कि उसकी माँ जो है वो बहुत सारी जो चीजें हैं घर की वो अपनी एक्वेंटेंस जो कि मिसिस डॉर्लिंग है उसके हवाले कर जाती है. लेकिन जब उसकी बेटी जो कि नरेटर है इस स्टोरी की वो वापस आती है उन सारी चीजों को देखने के लिए, तो ये जो औरत है मिसिस डॉर्लिंग ये उसको पहचानने तक से इनकार कर देती है. सो दिस इज a brief account of the story. Let us see the introduction of the lesson. This story is poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belonging after the war in Holland. अब poignant account है ये. Poignant account किसको बोलते हैं? This is a pathetic story. This is a very sad story of a daughter who goes in search of her mother's belonging after the war. अब belonging का मतलब होता है सामान, the things. When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. और जब वो उन चीजों को देखती है तो उसको अपने जो बचपन की यादें होती हैं वो ताजा हो जाती हैं. She decides to leave them all behind and resolves to move on. फिर वो डिसाइड करती है कि उन सारी चीजों को वो वहीं छोड़ देगी और वो वहां से जाने का निर्णय ले लेती है. रिजॉल्व का मतलब होता है निश्चय करना. So this was a little introduction to the story. Now let us see the content of the lesson. Do you still know me? क्या तुम अभी भी मुझे जानती हो? I asked. तो मैंने पूछा. किसने पूछा? Here the word I stands for the narrator. Narrator ने पूछा. The woman looked at me searchingly. अब उस औरत ने उसको ऐसे देखा मान लो वो उसको पहचानने की कोशिश कर रही हो जैसे उसको ना जानती हो. सर्च क्या होता है? सर्च होता है तलाश करना, ढूंढना. तो इस अंदाज से उसने देखा. She had opened the door a chink. तो वो जो औरत थी जिसको नरेटर ने पूछा क्या तुम मुझे अभी भी जानती हो, डू यू स्टिल नो मी, उसने दरवाजा बिल्कुल थोड़ा सा खोला. चिंक का मतलब होता है दरार. जैसे ये डोर मैंने यहाँ पर शो किया है तो इट इज स्लाइटली ओपन, ये बिल्कुल थोड़ा सा खुला हुआ है तो इसको हम कहेंगे द डोर हैड ओपन अ चिंक. आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप. अब नरेटर क्या करती है वो थोड़ा और नजदीक जाती है और स्टेप के ऊपर खड़ी हो जाती है. स्टेप मीन दहलीज, जो भी वहां पर एक पौड़ी होगी उसके लिए वर्ड है स्टेप. नो आई डोंट नो यू. अब वो औरत क्या बताती है उसको नरेटर को कि मैं तुम्हें नहीं जानती. आई एम मिसेस एस डॉटर. अब वो नरेटर बताती है कि वो शी इंट्रोड्यूसेस हरसेल्फ. वो अपने आप को उसको इंट्रोड्यूस करवाती है कि मैं मिसेस एस की बेटी हूँ. शी हेल्ड हर हैंड on the door as though she wanted to prevent it opening any further. अब वो औरत क्या करती है वो दरवाजे के ऊपर हाथ रख लेती है. इस तरह से हाथ रखती है मानो कि वो उसको और ज्यादा नहीं खोलना चाहती. प्रिवेंट होता है देखभाल करना. Her face gave absolutely no sign of recognition. अब उस औरत के चेहरे से ऐसा पता चल रहा था कि वो उसको नहीं पहचानती है. Absolutely का मतलब होता है entirely, पूर्णतया. She kept staring at me in silence. और वो मुझे
घूर कर देखती रहती है चुपचाप। स्टेयर का मतलब होता है किसी को घूर कर देखना, बहुत लंबे समय तक देखना, तो उसके लिए वर्ड है स्टेयर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इस लेसन से संबंधित कि डिड द वुमन रिकॉग्नाइज द नरेटर। तो आप इसका आंसर लिखेंगे नो, शी रिफ्यूज्ड टू रिकॉग्नाइज हर। उसने उसको पहचानने से इनकार कर दिया। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन। अब नरेटर को ऐसा लगा आई वॉज एट द रॉन्ग एड्रेस, कि मैं एक गलत पते पर थी, तो उसको ऐसा लगा। मिस्टेकन मीन गलती से, मिस्टेक, मिस्टूक, मिस्टेकन, तो ये मिस्टेक की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। आई थॉट परहैप्स इट इज नॉट हर। तो उसने सोचा शायद ये वो औरत नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लीटिंगली। अब फ्लीटिंगली का मतलब होता है भागते भागते, मीन क्षणिक। तो मैंने उसको एक ही बार देखा था, और वो भी बहुत ही थोड़े समय के लिए। फ्लीट का मतलब होता है ना भागना, तो यहाँ पर इसका मीनिंग आएगा कि उसको उसने थोड़ी देर के लिए देखा था। एंड दैट वाज ईयर्स एगो, और वो भी बहुत ही वर्ष पहले। इट वाज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। अब उसको ऐसा लगा कि मैंने गलत घंटी बजा दी है। इट मीन्स आई एम एट द रॉन्ग एड्रेस। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड। अब वो साइड में खड़ी हो जाती है। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन। अब नरेटर ने देख लिया कि वो जो औरत थी उसने उसकी माँ का कोट पहना हुआ है। कार्डिगन किसको बोलते हैं? कार्डिगन मीन अ कोट। यहाँ पर पिक्चर मैंने कार्डिगन की शो की है। द वुडन बटन वर अदर पेल फ्रॉम वॉशिंग। और उसके जो बटन जो थे ये दे वर मेड ऑफ वुड, तो वुडन थे वो, और बार बार धोने की वजह से वो पेल पड़ गए थे। They have turned yellow, वो पीले पड़ गए थे। She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. अब वो औरत क्या करती है? वो देखती है कि उस लड़की ने मेरा कार्डिगन देख लिया है, तो वो अपने आप को दीवार के पीछे थोड़ा सा छुपा लेती है। हाइड, हिड, हिडन, तो ये हाइड की सेकंड फॉर्म है वर्ब की। हाइड का मतलब होता है छिपना। What I knew Now that I was right. अब नरेटर को ऐसा लगता है कि मैं सही पते पर थी। Well, you knew my mother, I asked. तो नरेटर उससे पूछती है औरत से कि अच्छा तुम मेरी माँ को जानती थी। Have you come back? said the woman. तो वो औरत जो है वो उस लड़की को कहती है कि क्या तुम वापस आ गए हो? I thought that no one had come back. मैंने तो सोचा था कि कोई भी वापस नहीं आएगा। Only me, तो केवल मैं ही आई हूं। A door opened and closed in the passage behind her. अब दरवाजा जो है वो खुलता है और फिर बंद हो जाता है। पैसेज क्या होता है? गलियारा, कोई भी रास्ता, उसके लिए वर्ड है पैसेज। A musty smell emerged. Emerge का मतलब होता है निकलना, और musty मीन wet। तो एक बुरी सी स्मेल वहां से आती है। I regret I can't do anything for you. अब regret का मतलब होता है खेद, दुख। तो वो औरत उस लड़की से कहती है कि मुझे दुख है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन। मैं यहाँ पर विशेष तौर पर गाड़ी से आई हूँ। एंड आई वांटेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। तो नरेटर उस महिला से कहती है कि मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए बात करना चाहती हूँ। अब यहाँ पर ये पैसेज क्या शो करता है? दिस पैसेज शोज दैट शी डजंट वांट टू रिटर्न द थिंग्स ऑफ हर मदर, कि वो उसकी माँ की चीजें वापस नहीं लौटाना चाहती है। इट मीन्स दैट्स व्हाई शी इज रिफ्यूजिंग टू रिकॉग्नाइज हर। यही वजह है कि वो उसको पहचानने से इनकार कर रही है। इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ। अब वो कहती है कि ये मेरे लिए अभी राइट टाइम नहीं है। कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक। सेड द वुमन, उस औरत ने कहा। आई कांट सी यू, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। अनदर टाइम, कभी फिर आना। She nodded and cautiously closed the door. वो उसने सर हिलाया। नोड का मतलब होता है सर हिलाना, और बहुत ही सावधानी से दरवाजा जो था उसको बंद कर दिया। Cautiously का मतलब होता है सावधानी से। It means carefully. Though no one inside the house should be disturbed. इस तरीके से दरवाजा बंद किया कि घर का कोई भी सदस्य जो है वो दरवाजे की साउंड से डिस्टर्ब ना हो, परेशान ना हो। I stood where I was on the step. और वो वहां खड़ी हो गई जहां पर वो थी, उस स्टेप पर। The curtain in front of bay window moved. Bay window mean big window.
बे विंडो किसको कहेंगे हम, जो बड़ी सी कोई खिड़की होगी उसके लिए वर्ड है बे विंडो। तो वहां पर जो बड़ी सी खिड़की होती है वहां वो पर्दा लगा देती है। Someone stared at me and would then have asked what I wanted। तो कोई मुझे वहां से घूर रहा था और मुझे पूछ रहा था कि मैं क्या चाहती थी। Oh nothing, the woman would have said it was nothing। तो उस औरत ने कहा कुछ भी नहीं। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट। अब नरेटर क्या करती है, अब वो नेम प्लेट के ऊपर देखती है। अब नेम प्लेट क्या होता है, जो भी घरों में आप लगा के रखते हैं अपनी नेम प्लेट, आप अपना एड्रेस शो करते हैं, उसको हम नेम प्लेट कहते हैं। तो अब नरेटर नेम प्लेट की ओर देखती है। डॉर्लिंग इट सेड। अब नेम प्लेट पे लिखा होता है डॉर्लिंग इन ब्लैक लेटर्स ऑन द व्हाइट एनिमल। अब काले अक्षरों में व्हाइट सरफेस के ऊपर उसका नाम लिखा होता है डॉर्लिंग, एंड ऑन द जैम ऑफ इट हायर द नंबर 46। उससे ठीक थोड़ा ऊपर लिखा होता है नंबर 46। तो ये उसका एड्रेस था। एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर। अब जब वो वापस गई वहां स्टेशन के ऊपर, तो उसने अपनी माँ के बारे में सोचा, who had given me the address years ago। अब ये जो एड्रेस था नंबर 46, ये उसकी माँ ने नरेटर को बहुत पहले दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर। और ये तब दिया था जब युद्ध अभी शुरू हुआ था। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed। अब मैं थोड़े दिनों के लिए घर पर थी, आई हुई थी। इट मीन्स नरेटर जो होगी वो कहीं बाहर एज ए स्टूडेंट कहीं बाहर रहती होगी, तो वो थोड़े से समय के लिए वो घर आई थी। Immediately that something or other about the room had changed। और उसने क्या चीज वहां पर देखी कि जो कमरे हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव आया है, उसमें बदलाव आ गया था। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स। और नरेटर को ऐसा लगा कि उसने बहुत सारी चीजें वहां पर नहीं देखी। इट मीन्स बहुत सारी चीजें जो थी वो वहां से गायब थी। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड। और नरेटर की जो मदर है, मार्गा मिंको की मदर, वो हैरान हो जाती है ये देखकर कि उसकी बेटी जो है वो इन चीजों को नोटिस कर रही है। आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली। अब क्यों वो हैरान हो जाती है, क्योंकि मैंने इन चीजों को बहुत जल्दी नोटिस कर लिया, पहचान लिया कि घर की चीजें कुछ गायब हैं। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग। तब मेरी माँ ने, जो जिसका नाम मिसेस एस है, उसने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर। मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना था। हियर हर्ड ये तो थर्ड फॉर्म है हियर की। What apparently she was an old acquaintance of my mother। Apparently का मतलब होता है स्पष्ट तौर पर, क्लियरली। और ये बिल्कुल साफ था कि वो मेरी माँ की पुरानी जान पहचानने वाली कोई औरत थी। Acquaintance का मतलब होता है परिचित व्यक्ति, a known person। उसके लिए वर्ड है acquaintance। Whom she hadn't seen for years। जिसको उसने कई सालों से नहीं देखा था। She had suddenly turned up and renewed their contract। अब turned up का मतलब होता है वापस आ जाना। वो अचानक वापस आ गई थी और उसने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको फिर से रिन्यू कर दिया था। Since then she had come regularly। और उसके बाद वो लगातार हमारे घर आ रही थी। Every time she leaves here she takes something home with her। अब नरेटर बताती है कि उसको उसकी माँ ने बताया कि जब भी वो वहां से उनके घर से वापस जाती तो कुछ ना कुछ लेकर जाती अपने साथ। Said my mother। She took all the table silvers in one go। और मेरी माँ ने बताया कि वो सारे चांदी के जो बर्तन थी वो एक ही बार में ले गई थी। She had traveled lugging those large vases। बेसिस का मतलब होता है फूलदान, लगिंग का मतलब होता है घसीटना। तो वो जो बड़े बड़े फूलदान थे उनको ले जाने में, घसीटते हुए ले जाने में उसको दिक्कत हो रही थी। ट्रबल का मतलब होता है प्रॉब्लम। एंड आई एम वरीड शी गॉट ए क्रिक इन हर बैक। और मुझे चिंता थी कि उसकी जो बैक है, पीठ है, उसमें जो उसके मसल्स होंगे वो बिल्कुल अकड़ जाएंगे इतना भारी सामान को लेते वक्त। क्रिक का मतलब होता है स्टिफनेस इन द मसल। जब भी कोई हम बहुत भारी भरकम काम करते हैं तो जो मसल पेन हो जाती है उसके लिए वर्ड है क्रिक। फ्रॉम द क्रॉकरी। किस वजह से? जो क्रॉकरी का सामान लेते वक्त उसको जो प्रॉब्लम हो रही थी। क्रॉकरी मीन कप्स एंड प्लेट्स। माय मदर शुक हर हेड पिटिंगली। पिटिंगली मीन दया से, करुणा से। तो मेरी माँ ने अपना सर
बड़ी दया से हिलाया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उससे पूछ पाऊं, ये पूछूं। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना। अब क्या पूछूं? शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, क्योंकि उसने स्वयं ये बात मेरे को उसने सुझाव दिया था। सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना। शी इवन इंसिस्टेड, इंसिस्टेड का मतलब होता है कोई चीज जोर देकर कहना। तो इन सारी चीजों के लिए उस औरत ने मुझे बहुत ही जोर देकर कहा था। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वो बताती थी कि वो मेरी सारी जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको बचाकर रखना चाहती है। इफ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग, क्योंकि अगर हमें यहाँ से जाना पड़ता तो हम सब कुछ खो देते। शी सेज, ऐसा वो बताती है। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, तो क्या तुम उसके साथ सहमत थी कि वो सभी चीजों को सुरक्षित रखेगी? अब इसका मतलब ये हुआ, मिसिज एस से उसकी बेटी जो कि नरेटर है इस लेसन की, वो कह रही है कि क्या तुम्हें इस बात का विश्वास था कि वो फिर से तुम्हें सारी चीजें लौटा देगी, वापस कर देगी? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। आई स्टैंड्स फॉर द नरेटर। एज इफ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड, अगर जरूरत पड़ी तो मेरी मदर चिल्लाई। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, तो उसकी मदर उसको बताती है अपनी बेटी को कि मैं इस तरह की उससे बात करती तो वो उसकी इंसल्ट होती। किसकी इंसल्ट होती? मिसेस डॉर्लिंग की, जो कि उसकी एक्वेंटेंस है, उसकी परिचित महिला है। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज रनिंग ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ अवर डोर विद ए फुल सूटकेस और बैग। अब सूटकेस मीन कोई भी बड़ा सा बक्सा, उसके लिए वर्ड है सूटकेस, ये यहाँ पर पिक्चर शो की गई है। तो अब आप देखो उसको कितना रिस्क था। उसकी माँ नरेटर को बताती है कि उसको ये सारी चीजें ले जाने में उसको भी रिस्क था। रिस्क मीन वो जोखिम उठा रही थी। जब भी वो उनके दरवाजे से सूटकेस, भरा हुआ सूटकेस या बैग लेकर बाहर जाती थी तो उसमें जोखिम था। अब देखो हॉलैंड में जो दो कम्युनिटी थी, एक तो हो गई मिसिज एस की कम्युनिटी और दूसरी हो गई मिसिज डॉर्लिंग की कम्युनिटी। अब मिसिज डॉर्लिंग और मिसिज एस, इन दोनों की कम्युनिटी में आपस में बहुत ही रंजिश थी, उस टाइम दुश्मनी थी। तो इस वजह से अगर वो उसको सपोर्ट करती है, क्योंकि मिसिज डॉर्लिंग जो थी वो वहां पर सेफ थी, लेकिन मिसिज एस जो थी वो माइनॉरिटी में आ गई थी, तो वो उसको अगर प्रोटेक्ट करती तो उसको भी पनिशमेंट मिल सकता था। तो इसी वजह से उसके सामान को बाहर ले जाने में उस डॉर्लिंग को भी रिस्क था। माई मदर सीइंग टू नोटिस दैट इट वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड। अब मेरी मदर ने ये चीज भांप ली, उसको नोटिस कर लिया कि वो पूरी तरह से इससे उस लड़की को विश्वास नहीं हुआ जो वो स्टोरी उसको बता रही है। कन्विंस का मतलब होता है विश्वास दिलाना। शी लुक्ड एट मी रिप्रोबिंगली। अब रिप्रोबिंगली का मतलब है डांटते हुए। अब डांटते हुए उसने मेरी तरफ देखा। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, और उसके बाद हमने इस बारे में कोई भी बात नहीं की। सो दिस इज वेरी नाइस स्टोरी एंड पैथेटिक स्टोरी। एक बहुत ही मार्मिक कहानी है, जिसको आप टचिंग स्टोरी भी कह सकते हैं। So this finishes your first part of the lesson. Its next part we will do in our next video. So keep watching and sharing my videos. Thank you.